प्रयाग प्रशस्ति वो है जिससे हमें गुप्ता रूलर्स के बारे में उनकी जानकारी पता चलती है। फिर तो इस पर रिसर्च स्टार्ट हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना सिर्फ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट की, ना सिर्फ इंडियन हिस्टोरियंस की, बल्कि बाहर के देशों के हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट भी इस विजयनगर में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे। ज़्यादा इसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के एक तरह से कॉम्पिटिशन लग गया था, यानी कि जजमेंट मिलेगी, इक्वालिटी समानता का दर्जा दिया जाएगा। जो ये डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था छोटी बड़ी कास्ट का, अमीर और गरीब का, तो इस तरीके से कोई भी नहीं होगा। ठीक है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटिज अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, आज का ये सेशन, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं PYQs का सॉल्यूशन, है ना। तो PYQs और सॉल्यूशन मतलब जो लास्ट ईयर आपके जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में जो पूछे गए हैं, और उसके हम सॉल्यूशंस करते हुए चलेंगे, ताकि आपको आने वाले, चाहे वो आपका प्री बोर्ड एग्जाम है, चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और क्या ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो बार बार रिपीटेडली, जो बार बार पूछे जा रहे हैं, हमें उस पर फोकस करना है। ठीक है। तो ये जो PYQs होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आपको भी पता है कि इसकी इंपॉर्टेंस जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। PYQs को करने से हमें क्वेश्चन पेपर की स्ट्रेटजीज पता चल जाती है, हमें ये पता चल जाता है कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आए हैं, किस चैप्टर का ज़्यादा वेटेज है, और किस में से बहुत कम आए हैं या किसी में से आए ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती है? ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है PYQ से। तो आज जो हम करने वाले हैं, जो 2023 का जो PYQs है, मतलब जो 2023 में जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आया था, आज हम उसका पूरा का पूरा सोल्यूशन करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लियर है? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पेपर है ये आपका इतिहास यानी कि हिस्ट्री का है, और इसका हम क्या करेंगे, आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ करके एक आपको ना पता चल जाएगा कि आपको किस क्वेश्चन का आंसर कितने वर्ड्स में लिखना है। एक तो ये पता चल जाएगा। दूसरा कि अगर आप वर्ड्स की लिमिट एक्सटेंड करते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, तो वो टाइम वेस्ट करने वाली बात है। तो हमें उतना ही लिखना है जितनी हमें उसमें पूछा गया है। इसके अलावा जो सेक्शंस दिए होते हैं, सेक्शन ABCDE, राइट, तो उसमें किस में क्या करना है, वो सारी चीजें हमें इंस्ट्रक्शन से पता चलती हैं। तो ये पहले इंस्ट्रक्शंस को क्या करेंगे, आप ध्यान से पढ़ेंगे, और हमें पता है कि 3 घंटे का पेपर होता है, और मैक्सिमम जो है उसमें 80 मार्क्स का ये पूरा का पूरा टोटल एग्जाम होता है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शंस है, इनको ध्यान से पढ़िएगा। और 1 से लेकर के 21 तक क्या है, MCQs हैं, जो कि हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा 1 मार्क्स। ठीक है। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 22 से 27 तक है, तो वो हर क्वेश्चन कैरी करेगा आपका 3 मार्क्स। तो ये क्वेश्चन होंगे वो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। इसके बाद हमारे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, जो कि हर क्वेश्चन कैरी करेगा आपका 8 मार्क्स। उसके बाद आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो 3 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन दिए होंगे किसमें, सेक्शन डी में। तो ये आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो है वो, जिसमें 3 प्रश्न दिए होंगे, प्रत्येक 4-4 अंक वाले होते हैं। ठीक है। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। जो आपका सेक्शन डी होगा उसमें आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन दिया गया होगा। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन को आपको क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको लेबल करना है। जहां पर भी जो भी स्थान पूछे गए, जो भी प्लेसेस आपको वहां पर लोकेट करने, उसको लोकेट करेंगे, और ये जो क्वेश्चन होगा वो कैरी करेगा आपका 5 मार्क्स। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो ये हमारा क्या है, सेक्शन ए है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ऐसा मत देखिएगा कि मैडम हिंदी में लेकर आई है, इंग्लिश में नहीं है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर देख लेते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, ये देखिए, ये इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है। और ये आपका इंग्लिश में क्या है, क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, जिसमें आपको लैंग्वेज समझ में आए आप उसमें कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक थे, और जिसे भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश वाला है। ठीक है। तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड ऑफन कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। लड्डू सा क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन इतना लड्डू सा आ गया, शुरुआत ही इतनी अच्छी से हो गई, तो बाकी के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से हम अटेम्प्ट कर लेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका अलेक्जेंडर कनिंघम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चे, अलेक्जेंडर कनिंघम इज द करेक्ट आंसर। तो आपको क्या करना है, अलेक्जेंडर कनिंघम पर आपको टिक कर देना है। ठीक है। तो इसको टिक कर देना ऐसे, राइट। चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करना है आपको। तो क्या करते हैं, इसको इंग्लिश की तरफ लेकर चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको स्टेटमेंट पढ़नी है कि द प्रयाग प्रशस्ति एज अ सोर्स टू नो अबाउट द गुप्ता रूलर। प्रयाग प्रशस्ति वो है जिससे हमें गुप्ता रूलर्स के बारे में उनकी जानकारी पता चलती है।
नेक्स्ट कहता है इट वॉज कंपोज इन द प्रेज ऑफ समुद्रगुप्ता। तो ये जो प्रयाग प्रशस्ति थी, ठीक है, ये समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट कहता है इट वॉज कंपोज इन संस्कृत, संस्कृत में लिखा गया था, और इट वॉज कंपोज बाय द बाण भट्ट, और इसको बाण भट्ट ने कंपोज किया था। लेकिन ये क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाण भट्ट ने ना लिख करके किसने लिखा था? ये लिखा था। फटाफट से कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि प्रयाग प्रशस्ति जो समुद्रगुप्त के प्रशंसा में लिखी गई थी, तो उसको किसने लिखा था? तो आपको बताना इसमें से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो बाण भट्ट ने नहीं लिखा था, इतना तो मैंने आपको हिंट दे दिया, लेकिन किसने लिखा था वो आपको बताना है। हरिसेन ने, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? हरिसेन इसमें आएगा, लेकिन ये बाण भट्ट लिखा हुआ है तो ये तो हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। इसकी जगह क्या आना चाहिए था? हरिसेन आना चाहिए था। इसकी जगह क्या आना चाहिए था? हरिसेन आना चाहिए था। तो 1, 2 और 3 सही है आपका, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। तो आपको मैच करना है, इसको इससे मैच करना, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में मैच करना है। तो फटाफट से क्या करें, हम मैच कर देते हैं, ठीक है। विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत पिटक और दीपवंश। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया भी हुआ है, काफी बार मैंने इसके क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं। तो विनय पिटक में जो संघ के रूल्स वगैरह होते थे, उसमें सारी जो रूल्स होते थे वो विनय पिटक में उसमें मेंशन किए गए हैं। तो रूल्स ऑफ द मोनेस्ट्रिक ऑर्डर, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, ए को 2 से मैच करेंगे। ए को 2 आपका ये आंसर आ गया है। लेकिन हम क्या करेंगे, बाकी भी करें। तो अगर हमें एक ही में आंसर मिलना है तो हमें बाकी सोचने की जरूरत ही नहीं कि क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, अपना टाइम बचाने की कोशिश करनी है, राइट बच्चे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, अभिधम्म पिटक है, वो अभिधम्म पिटक फिलोसफिकल मैटर से, बुद्धिस्ट के फिलोसफिकल मैटर से संबंधित है। सुत पिटक में गौतम बुद्ध की टीचिंग्स का वर्णन है, और दीपवंश जो था वो है क्रॉनिकल आइलैंड। इस दीपवंश की रचना कहां पर की गई थी बच्चे? वो की गई थी श्रीलंका में, ठीक है। वो कहां की गई थी? श्रीलंका में, राइट। तो इससे आप मैंने एक और क्वेश्चन आपको बता दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। तो विच अमंग द फॉलोइंग वाज द बेस्ट रूलर ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी? ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। पीवाईक्यू आप जितने भी पीवाईक्यूज उठाकर देख लीजिए, लास्ट 5 इयर्स के, 7 इयर्स के, तो ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि सातवाहन डायनेस्टी के दी बेस्ट रूलर कौन है? तो बिल्कुल लड्डू सा क्वेश्चन है। तो राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। विच डायनेस्टी अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू यूज द गोल्ड कॉइन्स क्लेम देयर हायर स्टेटस? तो किसने गोल्ड कॉइन यूज किए थे? देखो, अगर बात आती है कि फर्स्ट सेंचुरी में गोल्ड कॉइन्स को किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो आ जाएगा कुशाना रूलर्स। और कुशाना रूलर्स ही क्या किया, हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इन्होंने जब ये गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था, तो इनका स्टेटस ना बहुत ऊंचा माना गया था कि जिन्हें सोने के सिक्के जिन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए, इसका मतलब उनके पास बहुत ज्यादा धन दौलत होगी, वो बहुत बड़े राजा होंगे, पावर होगी उनके पास। तो इस तरीके से आपको जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? कुशाना रूलर। लेकिन अगर एक और बात आपको बताती हूं कि लेकिन अगर यही पूछा जाए कि पहली बार सोने के सिक्के किसने यूज किए, देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट सेंचुरी में सोने के सिक्के किसने इंट्रोड्यूस किए? कंडीशन कहां पर लगाई है? फर्स्ट सेंचुरी पर, ठीक है। तो आ जाएगा फर्स्ट सेंचुरी में कुशाना डायनेस्टी के रूलर ने, ठीक है। और अगर ये आता है कि पहली बार ही सोने के सिक्के किसने इंट्रोड्यूस किए, तो फिर आ जाएगा मौर्य एम्पायर। लेकिन ये आपको बताना नहीं है, सिर्फ आपको इतना बताना है कि कुशाना डायनेस्टी के रूलर जो है वो अपने आप को क्लेम करते थे देयर हायर स्टेटस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करते हैं। अधिकांश कथनों में से कौन सा अशोक के अभिलेख की भाषाओं के बारे में सही है? सही है वाला करना है। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में थे, बिल्कुल थे, है ना। दूसरा है श्रीलंकाई अभिलेखों में एरामाइक या यूनानी भाषा का उपयोग किया गया था। प्राकृत की अधिकांश अभिलेख देवनागरी लिपि में लिखे गए थे, ठीक है। अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों में ब्रह्मलिपि का प्रयोग किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि अशोक के ज्यादातर अभिलेख जो थे, ज्यादातर इंस्क्रिप्शंस जो है वो प्राकृत भाषा में लिखे होते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बच्चे ए, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। इब्न बतूता 1333 में इब्न बतूता के भारत पहुंचने पर निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का सुल्तान था? लड्डू सा क्वेश्चन एकदम, है ना, लड्डू सा क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। विजयनगर के घोड़ा व्यापारियों के स्थानीय समूह को क्या कहा जाता है? मतलब कि जो हॉर्स ट्रेडर्स होते थे उनको क्या कहा जाता था? उनको कुदरई चेतीस कहा जाता था। लड्डू सा क्वेश्चन है ये भी, है ना।
उनको क्या कहा जाता था बच्चे? कुदरई चेतीस कहा जाता था, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कुदरई चेतीस होगा। नीचे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित है? ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सुमेलित है। ठीक है, तो हजारराम मंदिर है, चिदम्बरम टेम्पल है, बृहदेश्वर टेम्पल है और चन्नकेश्वर टेम्पल है। तो आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है, इसमें से सही कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बृहदेश्वर टेम्पल, जो कि थंजावुर में है। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, राइट बच्चे। हजारराम टेम्पल जो है वो कहां पर है? कर्नाटक में, ठीक है, बेलूर में। और ये जो आपका चिदम्बरम है, ठीक है, चिदम्बरम टेम्पल है। तो आपको क्या करना है, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, हो सकता है इन चारों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिल जाए। तो बाकी के ये तो मैंने बता दिया है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये। बाकी हजारराम टेम्पल कहाँ है? आपको पता है कि विजयनगर मतलब कर्नाटका में, इसका भी बता दिया, ठीक है। तो ये तमिलनाडु में ना होकर के कर्नाटका में हो जाएगा। आपको सिर्फ 2 के आंसर देने हैं। चिदम्बरम टेम्पल कहां पर है ये आपको आंसर देना है, ठीक है, यहां पर। और चिन्नकेश्वर टेम्पल कहां पर है इसका भी आपको आंसर देना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट से मूव ऑन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नीचे दिए गए कथनों में से आपको सुनना है, सही विकल्प चुनना है। ठीक है, तो देखो एक दिया है आपका अभिकथन और दूसरा क्या है? मतलब एक दिया एसेशन, दूसरा क्या है? रीजन है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। संविधान सभा में हुई चर्चाएं जनमत द्वारा व्यक्त की गई राय से भी प्रभावित होती थी। जब तक, देखो डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी तो खैर बाद में कंसेप्ट आया था। तो जब तक जनता की राय नहीं ली जाती है तो एक सही एक डेमोक्रेटिक कंट्री में वो डेमोक्रेसी जो है वो डिपेंड करती है कि हमें लोगों की विल पावर को भी लेकर चलना है। लेकिन लोग क्या चाहते हैं, हमें पहले गवर्नमेंट को पहले ये समझना होगा कि लोगों की भलाई किसमें है, लोग आखिर चाहते क्या हैं। तो उनके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट काम करती है, मतलब ठीक है, उनकी ओपिनियन को भी सुनेंगे, है ना, उनके जो भी डिमांड है उनको सुनेगी और सही तरीके से उसको अप्लाई भी करेगी। तो ये बिल्कुल सही है। सामूहिक सहभागिता बनाने के लिए जनता से सुझाव भी आमंत्रित किए जाते थे। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। मैं क्या करती हूँ, इसका इंग्लिश वाला वर्जन निकालते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश वाला वर्जन निकालते हैं। तो फर्स्ट कहता है कि the discussion with the constitution assembly were the also influenced by the opinion expressed by the public। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट कहता है public was asked to send their views on what needed to be done। तो सही आंसर क्या है इसका कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और दोनों ही स्टेटमेंट सही होने की वजह से ये जो आर है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी? ए की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट से मूव ऑन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं, राइट। तो इसको फर्स्ट को सेकेंड लिस्ट से मैच करना है। तो देखो शराफ है, ठीक है, अमिल गुजार है, खुद खास्त है और फिर मुकदम है। तो क्वेश्चन नंबर हम क्या करेंगे, इसका इंग्लिश वाला वर्जन देख लेते हैं। यहां पर आपको कॉलम 1 को कॉलम बी से मैच करना है। ठीक है, तो कॉलम 1 को, ये शराफ कौन होता था? अच्छी तरीके से मैंने ये करवाया हुआ हिस्ट्री के चैप्टर्स में। अगर आपने वन शॉट नहीं देखा है या आपको टॉपिक वाइज भी समझने हैं तो उनमें सारी चीजें मैंने करवाई हुई है, जाकर उसको जरूर से देखिएगा। ठीक है, तो ये जो शराफ है ये कौन होते थे बच्चे? ये मनी एक्सचेंजर होते थे, है ना, ये मनी एक्सचेंजर होते थे। मतलब कि मान लो कोई उनको अनाज दे दिया तो अनाज के बदले में उनको पैसे दे देते थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो मनी एक्सचेंजर होते थे इनको शराफ कहा जाता था। ठीक है, और एक मुकदम, ये जो मैच द फॉलोइंग वाले लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करने के लिए आते हैं। तो इसका सही तरीका क्या है कि जो आपको सबसे दी बेस्ट आंसर आता है पहले आप उसको टिक कर लीजिए। तो अगर मैंने ए को 2 से मैच किया, ठीक है, अगर मैंने ए को 2 से मैच किया तो इस सिचुएशन में क्या आंसर होने वाला है? ए को 2 से, तो ए को 2 देखो यहां पर है ना, ना तो इसमें ना इसमें ना इसमें ना इसमें। तो ए को 2 हमने अगर यहीं पर एक ही में आंसर मिल रहा है तो चलो ठीक है, एक दो और देख लेते हैं। मुकदम हमें अच्छी तरह से पता है ये गांव का हेडमैन होता है, ठीक है, विलेज हेडमैन होता है। तो डी को मैंने किससे किया? 3 से। तो देखो डी को 3 से और ए को 2 से। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा डी। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द एनफील्ड राइफल विच बिकेम अ कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की जब क्रांति हुई थी तो ये जो नए तरीके के जो न्यू कार्ट्रिजेस जो इंट्रोड्यूस किए गए थे, है ना, नए कारतूसों को जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो वो उस टाइम में कौन गवर्नर जनरल था जिसके टाइम में नए कारतूसों को यूज किया गया था, न्यू कार्ट्रिजेस को इंट्रोड्यूस किया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली, हेनरी हार्डिंग्स या फिर डलहौजी या फिर बेंटिक? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हेनरी हार्डिंग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चे? हेनरी हार्डिंग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। बच्चे, कुछ बच्चे ना जल्दबाजी में नॉट पढ़ना भूल जाते हैं और उसका सही आंसर कराते हैं। और याद रखिएगा, अगर आपने क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ा ना, तो हो सकता है वो क्वेश्चन आपके मार्क्स कटवा भी दे, ठीक है, बढ़वाएगा तो सही अगर आप ठीक कर दोगे और ठीक से आपने आंसर कर लिया तो, लेकिन क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। ये क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द सांथाल रिबेलियन। ठीक है, सांथालों ने विद्रोह किया था, तो उसके रिगार्डिंग बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, तो दामिनी को लैंड वर गिवन बाय द ब्रिटिश टू सांथाल, बिल्कुल सही है। जो ब्रिटिशर्स ने सांथाल को जो जमीन दी थी, है ना, एक जमीन का टुकड़ा दिया था उनको, तो जहां पर वो रहते थे, खेती बाड़ी किया करते थे, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको दामिन ए को कहा जाता है। ठीक है, दामिने को कहा जाता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। सांथाल रिबेल्ड अगेंस्ट द जमींदार एंड द ब्रिटिश। सांथालों ने जमींदार और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में क्या किया था, रिबेल किया था, बिल्कुल सही बात है, उनके अगेंस्ट ही किया था, क्योंकि ये जो जमींदार थे, ब्रिटिशर्स थे, उनके ऊपर बहुत जो है रेवेन्यू जो कलेक्शन था, वो बहुत रेवेन्यू, हाई रेवेन्यू इंपोज कर दिया गया था। नेक्स्ट कहता है कि सिंधु मांझी वाज द लीडर ऑफ द सांथाल्स। ठीक है, सिंधु मांझी वाज द लीडर ऑफ द सांथाल, तो बिल्कुल सही बात है कि सिंधु मांझी सांथाल्स के लीडर थे। सांथाल डिफीटेड द पहाड़िया एंड ब्रिटिश इन रिवोल्ट। तो सांथालों ने पहाड़ियों को और ब्रिटिशर्स को हरा दिया था। ब्रिटिशर्स ने उनको तो सरप्रेस कर दिया था ना, उनको, बल्कि उनके विद्रोह को दबा दिया था। तो अंग्रेज तो हारे ही नहीं थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, और नहीं पूछा था तो नहीं के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, तो मैं क्या कर देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ इसको। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, नहीं पूछा गया था तो आंसर वुड बी डी। राइट, चलिए नेक्स्ट आता है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। इनमें से बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच है। के एम मुंशी कहाँ के थे, आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में मैच करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका आ जाएगा के जी खांडेकर और बी पोकर बहादुर और आर वी धुलेकर। तो आपको इनके साथ इनको मैच करना है। ठीक है, और चलिए मैच करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। आपको एक बताना है जो करेक्टली मैच है, तो इसमें करेक्टली मैच जो हो जाएगा वो होगा बी पोकर बहादुर। कहाँ के थे बच्चे, मद्रास के थे। ठीक है, बी पोकर बहादुर इज द करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, के एम मुंशी ये गुजरात के थे। ठीक है, और के जी खांडकर, ये भी आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। देखो बच्चे, जब खुद सर्च करोगे ना, तब आपको ज्यादा, इसका सबसे बड़ा फायदा आपको लोगों को ये होगा कि इसमें से, ऐसे क्वेश्चन में से, चाहे कहीं से मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लें, है ना, तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, है ना, उसका सही से आंसर दे पाओगे। तो थोड़ा सा सर्च आपको भी करना चाहिए, ताकि आप चीजों को और अच्छे से कनेक्ट कर पाएं और अच्छे से समझ पाएं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा, आपको इस पिक्चर को, इस इमेज को देखकर बताना है कि ये कहाँ की इमेज है। ठीक है, ये कहाँ की इमेज है, तो आपको बताना है कि क्या ये निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो कि दिल्ली में है उसकी पिक्चर है, या फिर शेख सलीम चिश्ती दरगाह जो कि फतेहपुर सीकरी में है, या फिर हाजी अली दरगाह जो कि बॉम्बे यानी कि मुंबई में है, या फिर हजरत बल दरगाह जो कि श्रीनगर में है। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, दैट इज शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो कि फतेहपुर सीकरी में है ना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित, ये जो है वो जो दृष्टि बाधित लोग होते हैं, मतलब बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, ये उनके लिए क्वेश्चन है, तो उसमें से ये आपको नहीं करना है। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, निम्नलिखित में से केवल प्रश्न केवल दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए है। प्रश्न नंबर 15 के स्थान पर निम्नलिखित में से किस गुरु ने बाबा गुरु नानक देव की वाणी को आदि ग्रंथ में संकलित किया। गुरु अर्जन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह और गुरु अंगद देव। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ये फिजिकल जो एम्पायर्ड स्टूडेंट होते हैं ना, जिनको दिखाई कम देता है, ये उनके लिए है। ठीक है, तो आपको आंसर क्या करना है, गुरु अर्जन देव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, गुरु अर्जन देव इज द करेक्ट आंसर। राइट, नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अलवरों का प्रमुख संकलन या उसकी रचना कौन सी है। तो आपको बताना, इसका इंग्लिश वर्जन देख लें। क्वेश्चन नंबर 16 का इंग्लिश वर्जन क्या है, तो देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर एंथोलॉजी और द कंपोजिशन ऑफ द अलवराज। तो क्या अलवरों की जो कंपोजिशन थी
वो सूर्य सिद्धांता थी, या फिर नल्लय्यर दिव्य प्रबंधनम थी, या फिर तेवरम थी, या फिर आपकी महाभाष्य थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल लड्डू सा क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा आपका नल्लय्यर दिव्य प्रबंधनम। जैसे हमारे यहाँ चारों वेद होते थे ना, तो ऐसे ये जो तमिल बुक थी ये मानते थे कि जैसे हिंदुओं में चारों वेद होते हैं, ऐसे ही हमारी नल्लय्यर दिव्य प्रबंधनम है, तो इसको हमारे हिंदुओं के वेदों से इसको कंपेयर किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं कि व्हाई वाज द शाहमल लोकली एक्नॉलेज्ड एज द राजा। तो ये जो शाहमल थे, ठीक है, इनको राजा क्यों कहकर बुलाया गया था? हालांकि कहीं के राजा नहीं थे, है ना, कहीं के राजा नहीं थे, तो इनको लोग राजा कहकर क्यों बुलाते थे? कोई ना कोई तो रीजन होगा। ठीक है, तो ये रीजन है, ही वॉज कंसिडर्ड एज एन इंस्पायर्ड प्रॉफिट। ठीक है, तो वो एक पैगंबर की तरह से ट्रीट करते थे। ठीक है, ही डिफीटेड द हेनरी लॉरेंस इन द बैटल चिन्हत। तो ये चिन्हत का बैटल में उन्होंने हेनरी लॉरेंस को हरा दिया था। ही सेटल डिस्प्यूट एंड द डिस्पेंस द जजमेंट, और वो झगड़ों का निपटारा किया करते थे। या फिर ही वॉज द इनविजिबल एज हैंड मैजिकल पावर, या उनके पास कोई जादुई शक्ति थी, है ना, जिसकी वजह से वो चुटकियों में प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया करते थे। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ही सेटल डिस्प्यूट एंड डिस्पेंड द जजमेंट। तो देखो राजा जैसे जजमेंट करता है ना, तो सेम वैसे ही, ठीक है, तो थोड़ा सा राजा से उसको कनेक्ट करते हुए चल रहा है कि राजा का काम होता है जजमेंट करना, है ना, करना होता है ना, तो युद्ध वगैरह भी करते हैं, जजमेंट भी करना होता है, तो राजा को कनेक्ट करना है किससे? आपको जजमेंट से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? ये तो इतना लड्डू सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको बताना है कि दी गई जानकारी की सहायता से महाभारत के पात्र की, महाभारत के उस कैरेक्टर को का नाम आपको बताना है जो कि क्या है? कुंती का बेटा है। दूसरा, उसका विवाह हिडिंबा से हुआ था, और उसके पुत्र का नाम घटोत्कच था। इजी सा क्वेश्चन है, बहुत लड्डू सा क्वेश्चन है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? भीम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? भीम। राइट बच्चे, आंसर क्या हो जाएगा? भीम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1859 में अंग्रेजों द्वारा एक कानून पारित किया गया था। कब? 1859 में। इस कानून के अनुसार जो डेप्टर होता था, जो ऋणदाता होता था, और जो रैयत होते थे, है ना, रैयत के बीच हस्ताक्षर, यानी कि जो मनी लैंडर होता था और पीजेंट होता था, यानी कि रैयत होता था, उनके बीच में एक डॉक्यूमेंट साइन करवाया जाता था। इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग जो है 3 साल तक उस रैयत को, उस किसान को, मनी लैंडर को इंटरेस्ट पे करना होता था। अब अगर मनी लैंडर ये कहे कि मैं तो 1 ही साल में उतार दूंगा, मैं 3 साल के लिए क्यों तुम्हें जो है वो साइन करूं, मैं क्यों 3 साल तक तुम्हें इंटरेस्ट दूं? ठीक है, तो वो कहते थे कि अगर तुम्हें पैसे लेने हैं, पैसों की जरूरत है, तो तुम्हें ये टर्म एंड कंडीशन माननी पड़ेगी, अदरवाइज तो तुम अपने घर, मैं अपने घर। ठीक है ना। तो लेकिन वो बेचारा क्या करता, मरताना क्या करता, उसने उसमें साइन कर दिए, और फिर रेगुलर 3 साल तक वो इंटरेस्ट देता रहता था, है ना। तो इस तरह के कानून को क्या कहा जाता है? तो ये इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। इस तरह के कानून को क्या कहा जाता है? लॉ को समरी सेटलमेंट कहा जाता है, इंडियन प्रेस एक्ट कहा जाता है, सनसेट लॉ कहा जाता है, या लिमिटेशन लॉ कहा जाता है। बिल्कुल इजी, जैसे हमने हिंदी में इसको पढ़ा ना, तो एक तरह से आइडिया तो लग ही गया था कि लिमिट तय कर दी थी कि आपकी 3 साल तक आपको वो काम करना ही करना है। तो ये क्या हो जाएगा? लिमिटेशन लॉ। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? लिमिटेशन लॉ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लिमिटेशन लॉ इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रैवलर्स ट्रैवलिंग इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज नॉट करेक्ट? जो ट्रैवलर्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आते थे, ठीक है, इंडिया में रहकर वो चीजों को देखते थे, ऑब्जर्व करते थे, फिर वो अपनी बुक में लिखते थे। तो आपको बताना है कि जो ट्रैवलर्स आते थे, इनमें से इनका एक पर्पस नहीं था। ठीक है, मतलब इन स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट सही नहीं थी ट्रैवलिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब्दुल रजाक समरकंदी विजिटेड द साउथ इंडिया इन 1440। इब्न जुजे रोट द स्टोरी ऑफ द इब्न बतूता। फ्रैंकिस बर्नियर डिस्क्राइब द क्राउन ऑनरशिप ऑफ अ लैंड। फिर अल बरूनी हैड डिस्क्राइब द कोकोनट एंड पान। ठीक है, इसका हिंदी वर्जन में दिखा देती हूँ, अगर इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा तो ये रहा इसका हिंदी वर्जन। ठीक है, हिंदी वर्जन ये रहा कि 1440 के दशक में रजाक समरकंदी ने दक्षिण भारत का दौरा किया। बिल्कुल किया, है ना, तो बिल्कुल सही है ये। उसके बाद इब्न जुजाई ने इब्न बतूता का श्रुतिलेख किया। बिल्कुल सही किया। फ्रैंकिस बर्नियर ने भूमि का राजस्व सामने। बिल्कुल किया। अल बरूनी ने नारियल और पान का वर्णन किया। अल बरूनी नहीं, इब्न बतूता ने किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि नहीं पूछा गया था इसमें, और इसका नहीं आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? अल बरूनी की जगह हमें क्या करना था? इसकी स्टेटमेंट नहीं थी, वो ये थी, है ना,
वो ये नहीं थी। अल बरूनी की जगह क्या हो जाएगा, इब्न बतूता आना चाहिए था। ठीक है, क्या आना चाहिए था, इब्न बतूता। राइट बच्चे, इब्न बतूता आना चाहिए था। नेक्स्ट कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 3 लिस्ट ऑफ ऑमलेट। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 3 लिस्ट हमें पता है ना, एक होती है हमारी सेंट्रल लिस्ट होती है, एक होती है स्टेट लिस्ट होती है, दूसरी तीसरी कौन सी होती है, कंकरेंट लिस्ट होता है। तो इन तीनों में से यूनियन लिस्ट, फिर आपका स्टेट्स, यूनियन सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट, कंकरेंट सब्जेक्ट और जुडिशरी। तो इसका नहीं पूछा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं वाले में बी इसका आंसर होगा। लड्डू सा क्वेश्चन है, तुम तो फालतू में घबराते हो, है ना। इतना इजी, जैसे बोर्ड एग्जाम जो होते हैं ना बच्चे, बहुत इजी होते हैं, है ना, इतना टफ नहीं होता जितना तुम डरते हो। ठीक है, बस कॉन्फिडेंस रखना कि जो भी क्वेश्चंस को देखो ना, और उसका एक कीवर्ड पकड़ना होता है, बस उसकी तरफ से उसका आंसर लिखना होता है। इसलिए क्वेश्चन को 2-3 बार जरूर पढ़िएगा। अगर एक बार नहीं समझ में आता है, 2 से 3 बार पढ़ो, उसका कीवर्ड पकड़ने की कोशिश करो कि पूछा क्या जा रहा है, बस उस कीवर्ड पे अपने पूरे के पूरे आंसर्स को डिस्क्राइब कर दो। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अभी लग रहा है आपको मुश्किल नहीं ना, तो देखो इतना इजी क्वेश्चन आया था, है ना, इतना इजी क्वेश्चन पेपर आया था 2023 में, राइट, हिस्ट्री का। अब हम क्या करेंगे, अब हम आ गए हैं, तो हमने 21 मार्क्स तो अपने पक्के कर लिए, है ना। अब क्या करते हैं, हम शॉर्ट आंसर्स पे आते हैं। ठीक है, शॉर्ट आंसर में हम पहला देखेंगे कि हु वाज जेम्स विंसेप। अच्छा, जेम्स विंसेप कौन था, मेंशन हिज कंट्रीब्यूशन टू द एंशिएंट इंडिया। जेम्स विंसेप कौन था, ये मैं आपको वर्बली बताऊंगी। ठीक है, जेम्स विंसेप एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक ऑफिसर था जो कि कॉइन्स को मिंट करने का काम किया करता था, और ये वो था जिसने कि अशोका के ब्राह्मी खरोष्ठी स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने का काम किया। इससे पहले अशोका के इंस्क्रिप्शंस को कोई नहीं पहचान पाया था कि उसमें लिखा क्या है, तो सबसे पहले इन्होंने ही, जेम्स विंसेप ने ही 1838 में, ठीक है, कब, 1838 में, ठीक है, क्या किया था, 1838 में इन्होंने अशोका के इंस्क्रिप्शंस को डिसाइफर किया था। ठीक है, कब, 1838 में। ठीक है, तो आपको 3 मार्क्स में लिखना है, तो ज्यादा आपको बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना है, उसके 4-5 पॉइंट आप लिख देंगे। तीन तो चलो है ही है, लेकिन आप 1-2 पॉइंट उसमें क्या करोगे, एक्स्ट्रा लिख देना, सो दैट कि आपके मार्क्स फुल आ जाए। इसमें दिया हुआ है नेक्स्ट में कि एग्जामाइन द यूनिकनेस ऑफ द फोर्टिफिकेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर। छोटा लिखना है, बहुत ज्यादा इलेबरेट नहीं करना है। विजयनगर को ना 7 लाइंस के अंदर देखो फोर्टिफिकेशन किया गया। तो विजयनगर एक ऐसा राज्य था, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये स्टेट था, है ना। ये बहुत ब्यूटीफुल होने के साथ साथ प्रॉस्पर भी बहुत था, यानी कि इसमें धन संपदा बहुत ज्यादा थी, पैसे वाले बहुत ज्यादा थे। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से, जैसे बहुत ही जो कीमती चीज होती है ना, उसको 7 लॉक्स के अंदर जैसे रखा जाता है, महफूज रखा जाता है, या उसको सिक्योर करके रखा जाता है, तो कोई उसको चुरा ना ले। सेम ऐसे विजयनगर हुआ करता था। तो विजयनगर को ना 7 लाइन के अंदर इस तरीके से प्रोटेक्ट किया हुआ था। ठीक है, इस तरीके से प्रोटेक्ट किया हुआ था। तो आपको इन 7 लाइंस को क्या करना है, थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। विजयनगर के आउटर पार्ट पर ना पहाड़ियां होती थी। ठीक है, पहाड़ियां होती थी। तो अगर दुश्मन कोई आता था इस पर अटैक करने के लिए, तो पहले उनको पहाड़ियों को क्रॉस करना होता था। ठीक है, सेकंड पर जब आएगा तो सेकंड लाइन में क्या होती थी, वो होती थी आपकी कुछ गार्डन्स वगैरह होते थे, खेती बाड़ी होती थी। तो सेकंड लाइन में क्या होती थी, एग्रीकल्चर हुआ करती थी। थर्ड लाइन में क्रॉस करेंगे तो थर्ड लाइन में फिर क्या होते थे, वो होते थे गार्डन्स वगैरह होते थे, है ना, गार्डन और चार्ट वगैरह हो गए। फोर्थ लाइन में गैरिसन टाउन होता था, यानी कि सेना की टुकड़ियां रहती थी, तो सेना वहां पर, सेना जो सोल्जर्स वगैरह होते थे वो फोर्थ लाइन में रहती थी। फिफ्थ लाइन में, सिक्स लाइन में, इस तरीके से क्या करोगे, एक एक करके डिफाइन कर दोगे। फिफ्थ लाइन में मार्केट हुआ करता था। सिक्स लाइन में क्या होता था, सिक्स लाइन में जो वो होती थी, क्या बोलते हैं, लोगों का जो काम करने का जो एक प्लेस होता है ना, तो वहां पर वर्कशॉप वगैरह होती थी। तो इस तरीके से आप उसको 1 बाय 1 डिफाइन कर दोगे, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, इजी है ना क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं कि एनालिसिस द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कर्नल मैकेंजी टुवर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ द विजयनगर। कर्नल मैकेंजी ने जो है विजयनगर को क्या किया था, विजयनगर के बारे में दुनिया को बताया था। कर्नल मैकेंजी कौन थे, ये एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने विजयनगर के रुइंस को, यानी कि खंडरों को डिस्कवर किया, और फिर उसके बाद में जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि विजयनगर जो है इस टाइम, बहुत पहले ये एक ऐसी सिटी हुआ करती थी जो बहुत ज्यादा प्रॉस्पर थी। इन्होंने इस डायनेस्टी विजयनगर पे 4 डायनेस्टी ने टोटल रूल किया था। किस डायनेस्टी ने कब तक रूल किया था, और इसके जो सबसे पावरफुल राजा कौन थे, कृष्णदेव राय थे। तो बस इनको क्या करोगे, कर्नल मैकेंजी के कंट्रीब्यूशन को, सबसे जो बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन था वो था कि हम्पी की डिस्कवरी में इनका सबसे बड़ा हाथ रहा है। हम्पी क्या थी, विजयनगर की कैपिटल थी। तो हम्पी के खंडरों के जब रुइंस किसको बोलते हैं, खंडरों को बोलते हैं। तो जब इनके रुइंस मिले उनको, किसको, कर्नल मैकेंजी को, तब इस पर जांच पड़ताल की गई, और जब जांच पड़ताल की गई फिर तो इस पर रिसर्च स्टार्ट हो गई। ज्यादा से ज्यादा
ज्यादा इंफॉर्मेशन ना सिर्फ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट की, ना सिर्फ इंडियन हिस्टोरियंस की, बल्कि बाहर के देशों के हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट भी इस विजयनगर में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे, ज्यादा इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के एक तरह से कॉम्पिटिशन लग गया था। ठीक है, तो इस तरीके से उसको डिफाइन कर दोगे, राइट। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, एनालिसिस द कंट्रीब्यूशन, अच्छा हो गया। हु इंट्रोड्यूस द सब्सिडियरी अलायंसेस, डिस्क्राइब द प्रोविजन ऑफ दिस अलायंसेस। सब्सिडियरी अलायंसेस क्या होता है बच्चे? सब्सिडियरी अलायंसेस कहते हैं सहायक संधि को। किसको कहते हैं बच्चे? सहायक संधि को। ठीक है, तो सब्सिडियरी अलायंसेस सहायक संधि, ठीक है, सहायक संधि, हिंदी में भी वैसे ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, सहायक संधि। तो इसको किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, इसको किसने? लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया था इसको? लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में इसको मतलब इसको इंट्रोड्यूस किया था, और 1801 में इस पर अवध पर, ठीक है, 1801 में अवध पर इसको इंपोज किया गया था। ठीक है, अब मैं बता दूं कि ये सब्सिडियरी अलायंसेस क्या थी, सहायक संधि क्या थी। सहायक संधि के अकॉर्डिंग जो है वो क्या किया गया था? राजा की आर्मी को डिसबैंड कर दिया गया था। ठीक है, डिसबैंड द आर्मी। ठीक है, अब ये डिसबैंड द आर्मी क्या होता है? देखो ध्यान से सुनना। ठीक है, डिसबैंड द आर्मी, ठीक है, राजा की आर्मी को बोला गया कि राजा को बोला गया कि तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी आर्मी रखने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो हम है ना तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उनकी आर्मी को डिसबैंड कर दिया गया। राजा को बोला गया था कि तुम्हें जब तक हम अथॉरिटी नहीं देते हैं, हमारी तरफ से तुम्हें अलाउंस नहीं दी जाते, तब तक तुम किसी दूसरे राजा के साथ, किसी पड़ोसी देश के साथ में तुम संबंध नहीं बना सकते हो, चाहे वो ट्रेडिंग रिलेशन है, चाहे वो किसी और तरीके के, है ना, मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं बना सकते हो। तीसरी अगर मैं बात कहूं, ठीक है, तीसरी अगर मैं बात करूं तो जितनी भी उनकी आर्मी होगी, थोड़ी बहुत जो आर्मी रखेंगे उसमें ज्यादातर लोग होंगे ब्रिटिशर्स होंगे, है ना, तो उनका रहना खाना पीना जो भी उनका खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर्स होगा, वो सारा का सारा वो पर्टिकुलर राजा देगा, है ना। और बदले में ब्रिटिशर्स की तरफ से ये अश्योरिटी दी गई थी कि हमारी तरफ से ये तुम्हें अश्योरिटी दी जाती है कि अब तुम्हें लंबी चादर तान के सो जाना है, तुम्हारे ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा। ठीक है, अटैक करने से पहले उनको हमसे उलझना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कोई राजा इस सब्सिडियरी अलायंसेस को नहीं मानता था तो वो कहते थे तुम बैटल करो, है ना, बैटल में भी तो हारोगे, तभी भी तो तुम्हारी पूरी की पूरी पावर फिर अंग्रेजों के पास आ जाएगी, तो बेटर है चुपचाप से मान लो। तो कुछ राजाओं ने इस सब्सिडियरी अलायंसेस को चुपचाप से मान लिया था। ठीक है, लेकिन कुछ राजाओं ने जो नहीं माना था, फिर उनके साथ बैटल की गई, फिर वो उनको हराया गया, तब उनके सारे राज्य को अपने ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया गया था। तो ये थी क्या थी? ये थी सब्सिडियरी अलायंसेस। ठीक है, सब्सिडियरी अलायंसेस, राइट बच्चे। चलिए 3 मार्क्स में लिखना है, ज्यादा इसको बहुत ज्यादा इलेबरेट नहीं करना है, बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करना है, टू द पॉइंट आंसर लिखना है। जितनी वर्ड लिमिट्स दी हुई है उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा, बट ज्यादा नहीं लिखना है, राइट। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट में बात करते हैं, संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने मजबूत केंद्र सरकार का पक्ष क्यों लिया। अब क्यों लिया ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखो संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने मजबूत केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए, ऐसा क्यों बोला था? बहुत सारे रीजन थे इसके, है ना, बहुत सारे रीजन थे। तो इसमें जब हम फर्स्ट रीजन की बात करेंगे तो फर्स्ट रीजन में क्या कि यूनिटी और जो एक तरह की नेशनलिज्म जो होती है, तो उस तरह की जो राष्ट्रीय एकता को बरकरार रखने के लिए यानी कि लोगों को यूनाइट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंधों पर होती है ना। स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ी सी पावर कम दी जाए, ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर स्ट्रांग होगी तो वो सारे डिसीजन जो है वो अपने खुद से ले सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर सेंट्रल की जगह अगर स्टेट को ये ज्यादा ऑटोनोमस दे दी गई या स्टेट को ज्यादा पावर दे दी गई, तो वो स्टेट सिर्फ अपने स्टेट के बारे में सोचेगा, ना कि पूरी एंटायर कंट्री के बारे में। तो जो भी मेजर डिसीजन होते हैं कि बाहरी देशों के साथ संबंध बनाने होते हैं, ठीक है, फॉरेन रिलेशंस होते हैं, फॉरेन पॉलिसीज होती हैं, रिलेशन होते हैं, ठीक है, और दूसरे देशों के साथ ट्रेडिंग हमें रिलेशंस भी बनाने हैं, ठीक है, और किसके साथ हमें कैसे रिलेशन रखने हैं, तो ये सारा काम होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, ऊपर से जो हमारी आर्मीज होती हैं इनका पूरा का पूरा कंट्रोल भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए। स्टेट तो क्या करती है, स्टेट के पास सिर्फ पुलिस का थोड़ा सा राइट होता है, ठीक है, स्टेट पुलिस अलग अलग होती है, पंजाब पुलिस हो गई, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस हो गई, कर्नाटका पुलिस हो गई, महाराष्ट्र पुलिस हो गई। तो वो जो पुलिस वाला
वाला एरिया होता है वो स्टेट का होता है, जबकि पूरी एंटायर जो हमारी देश की आर्मी है ना, जो हमें चारों तरफ से प्रोटेक्ट रखती है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का काम ज्यादा होने की वजह से किसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो बस इसी तरीके से ये रीजन लिखेंगे। प्राचीन भारत में अब क्या करना है? जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव ऐतिहासिक प्रस्ताव क्यों माना गया? बच्चे ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था ना, जो कि पास किया गया था किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, पहले तो ये लिखना है कि इसको पास कब किया गया है ना, तो इसको पेश किया गया, कब पेश किया गया? 23 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो कब पेश किया गया? तो मैं पेज वो कर देती हूं, मतलब कब इसको प्रेजेंट किया गया है ना, तो प्रेजेंट इन 23 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ये उद्देश्य प्रस्ताविका, ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, इसको पेश किया गया था कब? 23 दिसंबर 1946 को। लेकिन इसको अडॉप्ट कब किया गया? ठीक है, पेश किया गया, ठीक है, प्रस्ताव रखा वो, ठीक है, लेकिन प्रस्ताव को माना कब गया? अडॉप्ट कब किया? इस पर जो है स्टैंप गवर्नमेंट की कब लगाई गई? 24 जून, ठीक है, 24 जैन, ठीक है, अडॉप्टेड इन 24 जैन 1947 को। ठीक है, तो 24 जनवरी 1947 को इसको अडॉप्ट किया गया। तो इसको एक ऐतिहासिक प्रस्ताव क्यों माना गया? क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें ऐसी थी जो पूरी एंटायर कंट्री के लिए, है ना, जो पूरी एंटायर कंट्री के लिए क्या करती थी? एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। जैसे इसमें आपको क्या करने हैं? 3 से 4 पॉइंट लिखने हैं। एक तो 2 पॉइंट तो ये लिखने देना, फिर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको लिख देना है कि ये उद्देश्य प्रस्ताविका एक तरीके से लोगों को, यानी कि भारतीय नागरिकों को एक तरह से एश्योरिटी दे रही थी, आश्वासन दे रही थी कि अब हर भारतीयों को न्याय भी मिलेगा, यानी कि जजमेंट मिलेगी, इक्वालिटी, समानता का दर्जा दिया जाएगा। जो ये डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था छोटी बड़ी कास्ट का, अमीर और गरीब का, तो इस तरीके से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, और ये धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। ठीक है, तो यहां पर किसी भी धर्म के साथ किसी तरह की कोई पार्शियलिटी नहीं की जाएगी। तो उसकी अच्छी अच्छी बातें आप 3 से 4 पॉइंट लिख देना। क्लियर है? इतने इजी से क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था से बाहर माने जाने वाले लोगों पर चीनी यात्रियों के विचारों को परख करना है। प्राचीन भारत में, एंशिएंट टाइम में, जो हमारे वर्ण सिस्टम था, है ना, जो वर्ण सिस्टम था, इससे बाहर माने जाने वाले लोगों को, देखो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये क्या थे? ये 4 क्या थे बच्चे? 4 हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 क्या थे? वर्ण सिस्टम थे, है ना। 4 कैटेगरीज में इंडियन सोसाइटी को क्या किया गया था? बांटा गया था। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये 4 कैटेगरी थी, है ना। तो इसमें बताया गया है कि जो चाइनीज ट्रैवलर इंडिया में आए, तो इन चारों वर्णों के अलावा, इन 4 कैटेगरीज के अलावा कुछ लोगों को बाहर रखा गया था। क्यों रखा गया था? तो इनका चाइनीज जो ये ट्रैवलर आए थे, तो इनका उनके बारे में क्या ख्याल था? ठीक है, तो चाइनीज ट्रैवलर बोलते थे कि ये लोग ना, मतलब जिनको बाहर रखा गया था, डिप्राइव किया गया था, तो उनको गांव से बाहर रखा जाता था, है ना। बिल्कुल, मतलब गांव में वो लोग रहा करते थे। ठीक है, ये 3 कैटेगरी रहा करती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और शूद्र भी 4 कैटेगरी थी। ठीक है, शूद्र भी रहते थे, लेकिन जो चांडाल्स होते थे, अनटचेबल्स होते थे, जिनको इनसे डिप्राइव किया गया था, जिन लोगों को बाहर निकाला गया था इन 4 कैटेगरी से, उनको गांव से बाहर रखा जाता था। क्यों रखा जाता था? क्योंकि वो थोड़े से बुरे वाले काम करते थे। जैसे एनिमल, कोई डेड एनिमल हो जाता था, तो उनकी स्किन को पाइल करके उनसे बैग्स, लेदर बैग्स बनाने हैं, बेल्ट बनानी है, बूट बनानी है, जो भी फनरल प्रोसेस होता था, उनके साथ में जो उनके रिश्तेदार कपड़े वगैरह लेकर आते हैं, यूटेंसिल्स, छोड़े हुए जो यूटेंसिल्स होते थे गांव वालों से, ठीक है, जो टूटे फूटे बर्तन होते थे, उन्हीं को यूज करना होता था, आयरन ज्वेलरी होती थी। इस तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया। फिर जो चाइनीज ट्रेवलर आए, उन्होंने ये भी डिस्क्राइब किया कि इंडिया में ऐसा भी हमने सिस्टम देखा है कि जिन लोगों को बाहर रखा जाता था, जब वो लोग गांव के अंदर कभी एंट्री करते थे, वैसे तो डार्कनेस में करते थे ताकि उनकी शक्ल कोई देखे ना, क्योंकि उनकी अगर उनका फेस देख लेते तो बोलते थे कि हम अपवित्र हो गए, तो उनकी शैडो तक अपने पर नहीं पड़ने देना चाहते थे। तो जब भी वो गांव के अंदर एंट्री करते थे ना, तो जोर जोर से क्लैपिंग और ड्रम बीटिंग हो जानी स्टार्ट हो जाती थी कि वो लोग आ गए हैं, सुनो 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 गांव वालों, वो लोग आ गए हैं, तो अपने घर के डोर एंड विंडोज क्लोज कर लो। तो इस तरीके से
वो एक तरह से अलर्टेशन, एक तरीके से नोटिफाई कर देते थे कि उनकी परछाई जो है इन पर नहीं पड़नी चाहिए। तो ये पूरा का पूरा जो डिस्क्रिप्शन था ये चाइनीज ट्रेवलर ने अपनी बुक में किया था। ठीक है। One of the most striking features of the भक्ति ट्रेडिशन was presence of women। आपको बताना है कि ये जो भक्ति ट्रेडिशन चला इसमें वुमेन्स को क्यों डिप्राइव किया गया था। ठीक है, वुमेन्स को क्यों डिप्राइव किया गया था, इसके पीछे का रीजन क्या था, राइट। तो ये हम क्या करेंगे, यहां पर देखना कि इसमें बताया गया है कि एक मिनट, भक्ति परंपरा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक महिलाओं की उपस्थिति थी। ठीक है, तो पहले तो बिल्कुल ही महिलाओं को डिप्राइव किया गया था, महिलाओं और शूद्रों को, है ना, कि वो लोग टेंपल्स में एंट्री नहीं करेंगे, उनके एंटर करने से मंदिर अपवित्र हो जाएगा। शूद्रों को बोला गया था कि तुम्हें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सर्विसेज देनी है अपनी, तुम्हें जो है अपने आप से कोई काम नहीं करना होता है। तो अब वुमेन की क्या इंपॉर्टेंस थी ये देखना है हमें। ठीक है, तो प्राचीन भारत ये जो है आपका भक्ति परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में एक महिलाओं की उपस्थिति थी। महिलाओं के बारे में कहा जाता था कि तुम्हें तो घर का कामकाज करना है, तुम्हें तो चूल्हा चौकी देखना है, ठीक है, और तुम्हें फैमिली को देखना है, बच्चों को देखना है, घर का पूरा काम तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो उनको बाहर जाने से मना किया गया था, है ना। और भक्ति करने के तो बिल्कुल भी उनको राइट नहीं दिए गए थे। उनको बोलते थे कि तुम्हें भक्ति करके क्या करना है, तुम्हारा कर्म और धर्म ही यही है, तुम बस अपने परिवार की सेवा करो, है ना। तो हालांकि था ये गलत, है ना, क्या उनका मन नहीं करता है भगवान की भक्ति करने का, बिल्कुल करता है। ठीक है, तो जो अलवराज की कौन अंडाल थी, ठीक है, अलवराज की तरफ से कौन थी, अलवराज और नैनास, ये दो वो थे ना आपके जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी, है ना। तो उसमें बताया गया था कि अलवराज की तरफ से, कहां गया क्वेश्चन नंबर, हाँ ये रहा। तो क्वेश्चन ये 27 है। तो अंडाल, एक आपने सुना होगा अंडाल, अंडाल कौन थे बच्चे, ये अलवराज की डिवोटी थी। ठीक है, ये अंडाल थी। ठीक है, ये विमेन पोएट संत थी। ठीक है, ये कौन थी, विमेन पोएट संत थी। ठीक है, विमेन पोएट संत, इन्होंने, ठीक है, एक तो ये थी और एक थी करैक्कल अम्मैयर। ठीक है, करैक्कल, ठीक है, अम्मैयर, ठीक है, करैक्कल अम्मैयर, ये कौन थी, ये नैनार्स की डिवोटीज थी। ठीक है, ये नैनार्स की डिवोटी थी, यानी कि ये लॉर्ड विष्णु को वर्शिप किया करती थी, इनकी भक्त थी, और ये जो थी लॉर्ड शिवा की भक्त थी। इन्होंने वुमेन को लीड किया कि क्यों वुमेन भक्ति नहीं कर सकती हैं, वो अपने घर में रहकर भी भक्ति कर सकती हैं, इसके लिए उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो घर के कामकाज से फ्री होकर के क्या वो अपने जो फ्री टाइम में क्या वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकती है, सुबह जल्दी उठ करके नहा धोकर, जो भी जब आपने भी अपने घरों में देखा होगा, तो क्या नहीं कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, उनको घर छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, है ना। तो इस तरीके से वुमेन की एंट्री को उन्होंने क्या किया, एक तरीके से एग्जीक्यूट कर दिया, वुमेन के लिए भक्ति के दरवाजे खोल दिए, है ना। अब वुमेन भी अपने घरों में रहकर भक्ति कर सकती थी। इस तरीके से आपको क्या करना है, डिफाइन कर देना है। ठीक है बच्चा, चलिए अब हम आ गए हैं कहां पर, लॉन्ग क्वेश्चंस पर आ गए हैं। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चंस आपको 3 करने हैं, और 3 में से ये जो और वाले पार्ट दिए गए ना, इन और में से या तो आपको ऊपर वाला अच्छे से आता है वो कर दो, या फिर आपको नीचे अच्छे वाला आता है वो कर दीजिए। तो जो दी बेस्ट तरीके से आपको आता है ना, अच्छे तरीके से आता है, 100% जिस पर श्योर हो, आप पहले उसको चुनिए। ठीक है, सेलेक्ट कीजिए और उसका आंसर दे दीजिए। क्या कहता है, एक्सप्लेन द, ठीक है, क्या कहता है, एक्सप्लेन द टीचिंग ऑफ महात्मा बुद्ध। तो आपको महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स के बारे में बताना है। ठीक है, टीचिंग्स के बारे में बताना है, और या फिर ग्रोथ ऑफ द पुरानिक हिंदुइज्म इन द एंशिएंट इंडिया। ठीक है, तो आपको इन्हीं में से बताना है। तो एक्सप्लेन द टीचिंग ऑफ महात्मा बुद्ध, तो महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स के शिक्षाओं के बारे में बताना है। महात्मा बुद्ध क्या करते थे कि हमें सेल्फ एफर्ट्स करने चाहिए, है ना, हमें खुद की मेहनत से हमें चीजों को, महात्मा बुद्ध हमेशा किस पर करते थे, कर्म पर फोकस करते थे, राइट एक्शन पर फोकस किया करते थे, है ना। तो अगर क्वेश्चन 1 मार्कर में भी आए कि महात्मा बुद्ध जो है वो किस पर ज्यादा फोकस करते थे, तो राइटियस एक्शन। ठीक है, ठीक है, राइट एक्शन, यानी कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। ठीक है, अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा ये जन्म भी, आने वाला जन्म भी, हमारा जो पिछले वाला जन्म भी, सब अच्छे हो जाएंगे, है ना। तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। दूसरा कहते थे, वो क्या करते थे, कर्म पर फोकस करते थे, वो इसी में आ जाएगा। दूसरा ये कि वही सब बातें कि ठीक है कि हमें एक अच्छे सच्चे धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, है ना, सेल्फ एफर्ट करना चाहिए। तो दूसरा क्या कर दोगे आप, सेल्फ एफर्ट कर दोगे। ठीक है, सेल्फ
एफर्ट। तो सेल्फ एफर्ट का मतलब होता है कि देखो, हालांकि वो चाहते तो ऋषि मुनियों के पास में भी जाकर के उनको जो सच के बारे में जानना था, जो उन्होंने 4 बिटर ट्रूथ देखे थे, तो उसके बाद उनके ना जीवन में एकदम उथल पुथल मच गई थी कि मुझे सच्चाई जाननी है कि लाइफ की रियलिटी क्या है। रियलिटी को जानने के लिए साधु संतों के पास जाते हैं, कुछ दिन वहां रुकते हैं, लेकिन उनको वो सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला जो वो चाहते थे। तो खुद के एफर्ट से उन्होंने क्या किया, मेडिटेशन पर वो बैठ गए, है ना, कि अब मैं खुद ही पता लगाऊंगा, मुझे किसी के आंसर से मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, अब मैं खुद ही सच्चाई का पता लगाऊंगा। तो उन्होंने मेडिटेशन किया और एट लास्ट बहुत दिनों बाद मेडिटेशन करने के बाद में उनको क्या मिलते हैं, उनको सच की प्राप्ति हो जाती है ना, उनको अलाइनमेंट अटेन हो जाती है। तो इस तरीके से उनकी टीचिंग्स को लिख दोगे कि अगर तुम्हें जो है वो दुनिया में अगर जीना है, संसार में जीना है, तो ये संसार क्या है, ये संसार दुखों का घर है ना। तो जो ये एक दुख का कारण है ना, ये संसार है, और संसार में रहते हुए तुम्हें दुख भोगने पड़ेंगे, और दुख का जो मेन कारण है वो है हमारी इच्छाएं, है ना, हमारी इच्छाएं हैं। तो जब तक हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में नहीं करते हैं, तब तक हम इस संसार में सुखी नहीं रह सकते हैं। तो हमें जितना चाहिए ना, हमें उतना ही लेना चाहिए, हमें ज्यादा की कामना नहीं करनी चाहिए। बच्चे ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जो आप इस क्वेश्चन को बहुत बड़ा इलेबरेट कर सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से इलेबरेट कर सकते हो। तो आप इस तरीके से आप उसमें लिख दोगे। नेक्स्ट आता है आपका एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ द पौराणिक हिंदुइज्म इन द एंशिएंट इंडिया। आपको अब हिंदुइज्म के बारे में बताना है, पौराणिक के बारे में बताना है, कि एक्सप्लेन करना है। इसमें आप ना सारी चीजें वो लिखोगे जो कि हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग बताई गई हैं। जैसे देखो, इसमें बताया गया है कि ये जो है प्राचीन भारत में पौराणिक हिंदू धर्म के उदय की व्याख्या कीजिए। ये पौराणिक जो है हिंदू धर्म का उदय क्यों हुआ था, ये इमर्ज क्यों हुआ था, है ना। तो बस वो इमर्जेंस के क्या लिखते हैं आपको, कि एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ द पौराणिक हिंदुइज्म इन एंशिएंट इंडिया, है ना। क्यों हुआ था, पहले तो ये सुनो कि ये पौराणिक हिंदुइज्म होता क्या है ना। जब देखो वेदों को लिखा गया था, तो वेदों में बहुत टिपिकल संस्कृत लिखी हुई थी, है ना, जो कि हर किसी के समझ में नहीं आती थी। पंडित वगैरह होते थे, ब्राह्मण होते थे, उन्हीं को ही राइट होता था, वेदों को पढ़ना पढ़ाना ये उन्हीं का काम होता था, क्षत्रिय भी उनसे सुनते थे, है ना। तो ये इतने ज्यादा लोग इसको समझ नहीं पाते थे, शूद्रों को और महिलाओं को तो इनको टच करने से मना किया था, पढ़ने की तो बहुत दूर की बात थी, है ना। तो ये क्या किया हुआ था कि वैदिक जो परंपरा थी, है ना, वैदिक ट्रेडिशन थे, ठीक है, तो उसमें क्या किया हुआ था, उसमें कास्ट सिस्टम को लेकर के बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो इस डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करने के लिए इनका उदय हुआ। सरल भाषाओं में पुराणों को क्या किया गया, सरल भाषा में पुराणों को लिखा गया, ताकि लोग इसको समझ सके, कनेक्ट कर सके। तो इजी भाषा में अगर हम उसको समझ पाते हैं, लिखी हुई चीजों को अगर इजी भाषा में लिखी होती है, तो हम उसको अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, समझ पाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या कर दोगे उसमें, एक तो हो गया आपका जो वैदिक ट्रेडिशन है, ठीक है, जो वैदिक ट्रेडिशन है उसमें क्या था, कास्ट सिस्टम को डिस्क्रिमिनेशन आप कर सकते हो, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द यहाँ पर कास्ट सिस्टम एक पॉइंट बना देना, ठीक है, कास्ट सिस्टम एक पॉइंट बना देना। तो नंबर 1 पॉइंट ये हो गया, ठीक है। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना। जो नंबर 2 में आप क्या करोगे, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा ना भक्ति पर जोर देने के लिए, ठीक है, फोकस ऑन भक्ति, ठीक है, फोकस ऑन क्या कर दोगे, भक्ति। यानी कि ज्यादा से ज्यादा अगर लोग इन वेद पुराणों को पढ़ेंगे तो लोग भगवान की तरफ ज्यादा जाएंगे, भक्ति के मार्ग पर चलेंगे, और भक्ति के मार्ग पर चलेंगे तो एक अच्छा और सच्चा धर्म के जब मार्ग पर चलेंगे, तो वो जो ये जो पाप और ये सब हो रहे हैं दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो लोग थोड़ा सा इन पर कंट्रोल कर पाएंगे, है ना। तो ये लिख दोगे। अगर इसको थोड़ा सा और इलेबरेट करें हम, ठीक है, तो जो जितने भी ये जो देवी देवताओं हैं, ठीक है, तो इसमें नंबर 3 पर क्या कर दोगे, ठीक है, नंबर ऑफ गॉड एंड गॉडेस, ठीक है। तो गॉड एंड गॉडेस, तो जितने देवी देवता थे, ठीक है, गॉडेस, तो जितने ज्यादा देवी देवता थे, ठीक है, लोग अब पता है कि हिंदू धर्म में लोग कितने देवी देवताओं को मानते हैं। तो चाहे वो किसी भी देवी देवताओं को मानते हैं, तो ये जो चाहे वो लॉर्ड विष्णु है, लॉर्ड विष्णु के क्या थे, बहुत सारे अवतार थे, तो लोग इनके अवतारों को भी भगवान मानकर इनको वर्शिप करने लगे। तो लोग जा रहे हैं ना भक्ति की तरफ में, तो ये इस तरीके से पॉइंट बना देना। तो नंबर ऑफ द गॉड गॉडेसेस इमर्जेंस, यानी कि वो लोग अब डिटीज की, यानी कि मूर्तियों की पूजा करने लगे, और मूर्ति पूजा की वजह से ही वो एक भक्ति के मार्ग पर चल रहे थे, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हो गए। उसके बाद क्या कर दोगे, अब इनको वर्शिप करने के लिए क्या हो
हो जाएगा। तो वर्शिप करने के लिए टेम्पल्स बनाए जाएंगे, ठीक है, तो टेम्पल का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। तो फोर्थ पॉइंट ये कर दोगे। फिफ्थ पॉइंट पे कर दोगे टेम्पल के कंस्ट्रक्शन से मेन डिटेल्स वहां पर रखी जाएगी, जहां रखी जाएगी तो लोग वहां पे डिवोटीज जाएंगे, अपने डिवोशन को वहां पर शो करेंगे, ठीक है, भगवान की भक्ति करेंगे और एक सच्चे और अच्छे मार्ग पर चलेंगे। तो ये सारे रीजन जो है वो पुराणिक क्या है, हिंदुइज्म में जो एंशंट इंडिया में इमर्ज हुआ था, और इसी में जो है वो पुराणों की जो रचना हुई थी, कंपाइलेशन ऑफ द, या फिर कह सकते हो कि पुराणों को लिखा जाने लगा इसी पुराणिक हिंदुइज्म में। तो क्या करोगे, इसमें पुराणों को लिखा गया, तो राइटिंग ऑफ पुराणास, ठीक है, राइट। और ये वही पुराण होते हैं, जैसे देखो आपने लक्ष्मी पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, ये पुराण वो पुराण, यानी कि उन पर्टिकुलर गॉड और गॉडेस के बारे में जानने के लिए अब वो पुराण लिखे जाएंगे, जिससे कि लोग जो हैं वो भगवान विष्णु के बारे में, भगवान शिव के बारे में जो भी पुराण लिखे गए हैं उन पर्टिकुलर गॉड एंड गॉडेस के, उसके बारे में जान करके उनकी भक्ति करने लगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट इसमें लिख दोगे। एक्सप्लेन द इजी है ना, मुश्किल तो नहीं है ना, इस तरीके से आप अपने पॉइंट से बनाकर लिख सकते हो, राइट। गलती नहीं होगी बच्चे, कोई नहीं पढ़ने वाला आपका, एक एक जो लाइन होती है वो कोई नहीं पढ़ने वाला, इसलिए बस आपको हेडिंग बस अच्छे से थोड़ी सी करनी है और बाद में उसको एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। अब क्या आता है, एक्सप्लेन द सोशल एंड द इकोनॉमिक प्रिविलेजेस दैट द जमींदार गॉट इन द मुगल रूलर सोसाइटी। आपको क्या करना है, आपको इनमें से कोई भी दो पॉइंट वो करने हैं, या तो ये करना है या ये करना है। द रूलर सोसाइटी ऑफ द मुगल इंडिया वॉज कंट्रोल बाय द पंचायत। ये क्वेश्चन पंचायत वाला हर बार पूछा गया, हर बार पूछा गया। पंचायत का रोल क्या था मुगल एम्पायर में? पंचायत क्या होते थे बच्चे, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी होती थी, है ना, इसके अपने रूल रेगुलेशंस होते थे। ये हमारी जो गवर्नमेंट होती है उसके बर्डन को कम करती है। अब छोटे छोटे झगड़ों को लेकर के, गांव में झगड़े होते हैं तो उनका निपटारा कौन करती है? पंचायत ही करती है ना। तो पंचायत के आपको काम लिखते हैं, फंक्शंस लिखने हैं, ठीक है। तो झगड़ों का निपटारा करती है। जो लोग छोटे छोटे झगड़े लेकर अब हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं जाएंगे ना, तो पंचायत का निर्णय मान करके और इस झगड़े का निपटारा किया जाता है। मेन अथॉरिटी जो होती है गांव की वो कौन होती है? मुकदम होती है, जो विलेज हेडमैन होता है ना। तो जो मेन डिसीजन होता है वो विलेज हेडमैन के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा पंचायत क्या करती है? फंड कलेक्शन का काम भी करती है, रेवेन्यू कलेक्शन का काम भी करती है। तो जो ये जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम होगा, जो मुगल एम्पायर का मैक्सिमम जो अर्निंग होती थी वो रेवेन्यू से ही होती थी, है ना। और रेवेन्यू कलेक्शन का काम कौन करते थे? पंचायत करती थी। तो पंचायत कलेक्ट करके कहाँ देती थी? मुगल एम्पायर को देती थी। इस तरीके से ज्यादा काम जो है वो पंचायत के ऊपर डिपेंड होते थे। तो पंचायत की अपनी एक इंपॉर्टेंस थी, अपना एक रोल था मुगल एम्पायर में। इस तरीके से उसको डिफाइन कर दोगे, ठीक है बच्चा, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे चले। अब एक्सप्लेन द सोशल एंड द इकोनॉमिक प्रिविलेजेस। अब आपको जमींदार की सोशल और इकोनॉमिक यानी कि सामाजिक और आर्थिक उसकी जो प्रिविलेजेस थी, यानी कि उसको इतना बड़ा माना क्यों जाता था मुगल एम्पायर में, ये आपको बताना है, ठीक है। जैसे मुगल एम्पायर में जो जमींदार होते थे ना, एक तो पॉइंट लिखना है कि इनके पास बहुत सारी लैंड होती थी, है ना। लैंडलॉर्ड्स होते थे। तो लैंडलॉर्ड्स होते थे तो ये पीजेंट्स को हायर करते थे, अपने खेतों में काम करवाते थे, खुद तो करते नहीं थे, बाकी पीजेंट्स को काम करवाते थे। तो जो ये जमींदार होता था ये बाई कास्ट भी हाई सोसाइटी को होता था, मतलब हाई कास्ट से बिलोंग किया करता था। लैंड ऑनर्स हुआ करता था, बहुत सारी लैंड प्रॉपर्टी इनके नाम पर होती थी, ठीक है। इसलिए गांव का ये मुखिया होता था, ठीक है। दूसरा ये कि मनी लैंडिंग भी किया करता था। तो छोटा मोटा जो काम होता है राजा से नीचे, तो ये जमींदार वगैरह कर लिया करते थे। मनी लैंडिंग का काम करना होता था या फिर रेवेन्यू कलेक्शन का काम करना होता था। तो ये सारे कौन करते थे? जमींदार करते थे, है ना। साथ में अगर मान लो कोई जैसे किसानों को जमीन देनी होती है या फिर जो मनी लैंडिंग करते टाइम में उनसे जो डॉक्यूमेंट साइन करवाया, अब किसी की जमीन, ठीक है, किसी के खेतों में इतना अच्छा अनाज नहीं हुआ कि वो लोग उनका लोन रीपे कर सके, तो बदले में वो क्या करते थे? लोन नहीं पे किया तो उनकी जमीनों को जब्त कर लिया करते थे। इस तरीके से उनके पास जमीन ज्यादा हो जाती थी। तो जमीन ज्यादा होने की वजह से वो लैंडलॉर्ड बन गए। लैंडलॉर्ड बनने की वजह से उनके पास जमीन तो थी ही, लैंड तो थी ही, साथ में क्या करते थे? पावर भी आ गई थी, पैसा भी था, पावर भी थी, जमीन भी थी। तो इस तरीके से जमींदार का रोल आप
लिख दोगे। एनालिसिस द स्ट्रेंथ एंड द लिमिटेशन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज टू कंस्ट्रक्ट द पॉलिटिकल करियर ऑफ महात्मा गांधी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे, ये क्या बताना है आपको, पॉलिटिकल, गांधी जी के पॉलिटिकल करियर के बारे में बताना है कि उनका राजनीतिक जो एक करियर था, है ना, वो कैसे स्टार्ट हुआ और कहां तक ये चला था, है ना। तो अगर मैं बात करूं किसकी, गांधी जी, गांधीयन एरा की, तो 1915 में ये इंडिया आए थे। तो इनका जो पॉलिटिकल करियर था बच्चे, वो कहां से, 1918 से लेकर के, ठीक है, 19 आप वैसे तो 1915 में ये इंडिया आए थे, ठीक है। 1916 में क्या करे थे, बीएचयू की ओपनिंग हुई थी। तो आप क्या करोगे, मोटा मोटा सा अगर आप ले लो तो 1915 से आप कर देना, 1915 से लेकर के और 1948 तक, जब इनका एक्सनेशन हुआ था, ठीक है, जब इनकी डेथ हुई थी, तो 48 तक ये क्या कहलाता है, गांधीयन एरा कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है बच्चे, गांधीयन एरा कहलाता है, यानी कि ये गांधी जी का टाइम पीरियड था जिसमें गांधी जी ने एक से एक मूवमेंट को लॉन्च किया और बड़े पैमाने पर लॉन्च किया, जिसमें ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो एनालिसिस द स्ट्रेंथ एंड द लिमिटेशन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज कंस्ट्रक्टेड द पॉलिटिकल करियर। अब ये जो राइटिंग एंड स्पीच है, ये गांधी जी के पॉलिटिकल करियर को जानने में किस तरह से इंपॉर्टेंस रखते हैं, किस तरह से हमें बताते हैं। तो राइटिंग एंड द स्पीचेस, तो गांधी जी क्या करते थे, जो भी आंदोलन वगैरह चलते थे, तो कई बार इनको अरेस्ट भी किया गया, है ना। अरेस्ट करने के बाद इनको किस तरीके से वहां पर रखा जाता था, ठीक है। अब वो सिचुएशन क्या चल रही थी, तो ये कुछ लेटर्स होते थे, कुछ स्पीचेस होते थे। स्पीच तो खैर वो पब्लिकली दिया करते थे, राइटिंग्स होती थी तो पर्सनली अपने घर वालों को, अपने फैमिली को भी लेटर लिखा करते थे। और साथ में जो इनके पॉलिटिकल लीडर थे, इनके संग साथी थे, उनको भी, जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, इनके जो मेंटोर थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनको भी लेटर्स वगैरह लिखते थे। तो जो भी पॉलिटिकल लीडर थे, उनके साथ में जो दूर होते थे, तो राइटिंग्स के थ्रू, लेटर्स के थ्रू इनसे क्या होती थी, उनसे कॉन्वर्सेशन होती थी। तो इनके लेटर्स में, इनके स्पीचेस में हमेशा एक नेशनलिज्म की फीलिंग होती थी। नेशनलिज्म को देखा जाता था, फील को देखा जाता था कि किस तरह से वो अपने देश के बारे में सोचते रहते हैं। तो ये राइटिंग हमें, ये स्पीचेस हमें, जब भी वो स्पीच डिलीवर करते थे, तो हमेशा अपने देश के बारे में, किस तरह से हमें अंग्रेजों से पीछा छुड़ाना है, क्या प्लान करना है, हमारी स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, लोगों से किस तरह की अपील किया करते थे कि तुम्हें ऐसे करना है, तब जाकर हम जल्दी से जल्दी इनको अंग्रेजों को यहाँ से भगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑटोबायोग्राफीज। गांधी जी ने बहुत सारी अपनी, मतलब गांधी जी ने कई सारी अपनी ऑटोबायोग्राफीज लिखी। आपको 2 ऑटोबायोग्राफीज के मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताने हैं, ठीक है। तो गांधी जी के ऑटोबायोग्राफीज थे। अब ये ऑटोबायोग्राफी क्या होती है बच्चे, जो खुद अपने जीवन में घटित घटनाओं को, ठीक है, एक बुक में लिख देते हैं डेली। अब जैसे डायरी राइटिंग होती है ना, डायरी राइटिंग तो समझते हो ना, डायरी राइटिंग आपने इंग्लिश में भी किया होगा, है ना। तो उसमें क्या होता है कि आज मेरे साथ क्या बड़ी सबसे अच्छी बात हुई, आज मेरे साथ सबसे दुख भरी बात क्या हुई, आज मैंने सुबह से शाम तक क्या किया। तो जो भी हमारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हम क्या करते हैं, वो रात को सोने से पहले डायरी में लिख देते हैं ना। बहुत सारे लोगों की एक ये हैबिट बन जाती है कि वो डेली डायरी लिखते हैं ना। तो इसी तरीके से गांधी जी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते थे। तो ऑटोबायोग्राफी में उनकी जो पॉलिटिकल करियर है, किस तरह से पॉलिटिकल करियर उनका स्टार्ट हुआ। जैसे गांधी जी साउथ अफ्रीका में गए थे, तो साउथ अफ्रीका में उन्होंने जो रैशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, रंग भेद की जो नीति चल रही थी, वहां पर रहकर उन्होंने क्या चीज ऑब्जर्व करी, तो ये अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते थे, है ना। और जब वो इंडिया आए, तो इंडिया में आकर भी इंडिया को जब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि किस तरह से मेरा इंडिया जो है बहुत बुरी तरीके से अंग्रेजों के चुंगल में फंस चुका है, ठीक है, और किस तरह से वो इनके अत्याचार को सह रहे हैं, तो वो सारे जितने भी अपने इमोशंस थे, जितने भी अपने फीलिंग्स थी, वो सारी अपनी ऑटोबायोग्राफीज में लिख दिया करते थे। तो इनसे भी पता चलता है। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, तो ऐसा जब गांधी जी को जब अरेस्ट किया जाता था, उनको रिलीज किया जाता था, गांधी जी का नेक्स्ट जो स्टेप होता था वो ये हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट के पास हर चीज का रिकॉर्ड हो जाता था। आज भी जब हमारे दिल्ली के जो नेशनल म्यूजियम है, वहां बहुत पुरानी चीजें, बहुत जो हमारा पास्ट में जितने भी हमारे न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन्स है, जो गांधी जी के पॉलिटिकल करियर के बारे में बताती है, आज भी वहां पर रखे हुए हैं। जो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उस टाइम में, कांग्रेस लीडर थे, पॉलिटिकल लीडर कौन भी थे, या फिर आपके फ्रीडम फाइटर्स थे, तो उनकी भी चीजें हमें वहां से, उनकी भी के बारे में भी हमें न्यूज़पेपर से, हमें उनकी कटिंग से, हमें वहां पर जाकर बहुत चीजें जानने को मिलती है। तो ये जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड हैं, ये भी हमें किसी महात्मा गांधी के पॉलिटिकल करियर को जानने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं कि किस तरह से गांधी जी का अगला कदम क्या होगा। इस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई थी, ना सिर्फ इंडिया की। जैसे सबसे पहले उन्होंने जब दांडी मार्च को स्टार्ट किया था, कब दांडी मार्च को स्टार्ट किया था, 12 मार्च। अगर 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है तो ये लिख देना, ठीक है, 12 मार्च
ठीक है, 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को क्या बोलते हैं, दांडी पहुंच जाते हैं, है ना। तो जब ये जो आंदोलन चल रहा था, ठीक है, ये जो सॉल्ट टैक्स को क्या करना था, ब्रेक करने के लिए जो मूवमेंट चलाया गया था, दांडी मार्च जिसको बोलते हैं, तो इस पर ना पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई थी, है ना, कि अब गांधी जी का जो है अगला कदम क्या होगा, कैसे ब्रिटिशर्स इसको सप्रेस करेंगे, कैसे इसको दबाएंगे, इस विद्रोह को, इस नमक कानून को तोड़ने के लिए अब वो गांधी जी के साथ क्या अगला स्टेप लेगी। ये सारी चीजें ना गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में होती थी, है ना। तो जैसे डेट वाइज आज भी तो तुम देखते हो न्यूज़पेपर में डेट होती है कि आज के दिन ये हुआ, आज के दिन ये हुआ, ठीक है, सारा रिकॉर्ड होता है ना। अब यही रिकॉर्ड जो है वो प्रिजर्व कर लिए जाते हैं, इन्हीं रिकॉर्ड को क्या कर लिया जाता है, हमारे म्यूजियम वगैरह में इनको सेव कर लिया जाता है, सिस्टम में सेव कर लिया जाता है। आजकल तो इंटरनेट है, कहीं पर हमें जाने की जरूरत ही नहीं है ना, इंटरनेट से सारी चीजें मिल जाती है। लेकिन इंटरनेट पर भी तो मेंशन की गई ना, बस यही रिकॉर्ड्स होते थे, है ना। उसके बाद न्यूज़पेपर होते थे, ये सारी चीजें बताई मैंने, ठीक है। तो या तो या आपको ये अच्छी तरीके से आ गया है, या तो आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे, या फिर महात्मा गांधी कन्वर्टेड अ नेशनल मूवमेंट इनटू अ मास मूवमेंट, इवैल्यूएट दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। अब आपको क्या करना है, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बताना है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो बॉम्बे से गांधी जी ने 8 अगस्त, कब, 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे से स्टार्ट किया था, ठीक है। कहां से स्टार्ट किया था बच्चे, बॉम्बे से स्टार्ट किया था, ठीक है। और गांधी जी ने इसी मूवमेंट में डू और डाई का क्या दिया था, स्लोगन दिया था, ठीक है। डू और डाई का क्या दिया था, स्लोगन दिया था, नारा दिया था। अपने भारतीयों को बोल रहे थे कि या तो तुम मर जाओ, ठीक है, या तुम मार दो, है ना, डू और डाई। तो करो या मरो का नारा दिया था। तो गांधी जी का ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, ये वाकई में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें हजारों लाखों लोगों ने, ठीक है, लाखों लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। हर फील्ड से लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, चाहे वो फार्मर थे, चाहे वो स्टूडेंट थे, चाहे वो टीचर थे, डॉक्टर थे, है ना, चाहे वो मर्चेंट थे, हर फील्ड से लोग इसे पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन सबका पर्पस, सबका ऑब्जेक्टिव एक था, सबका एम एक था, टारगेट एक था, वो थे ब्रिटिशर्स। बस इनको यहाँ से किसी तरह से बाहर मतलब करना है, क्योंकि सभी को परेशान किया हुआ था ब्रिटिशर्स ने। किसी को किसी तरीके से, बिजनेसमैन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि हमारे अलावा तुम किसी के साथ डील नहीं करोगे, ठीक है। शॉपकीपर को बोला गया था कि हम जो तुम्हें सामान देंगे वही तुम्हें सेल करना है। ब्रिटिश ये जो स्कूल्स कॉलेजेस होते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो ओपन कराए थे, तो इसमें इंग्लिश ज़्यादा पढ़ाई जाती थी, उनके अकॉर्डिंग ही सारी बुक्स वगैरह सारी चीज़ें, सिस्टम भी उन्हीं के अकॉर्डिंग लगाया जाता था, ठीक है। इस तरीके से सारी चीज़ें वो क्या कर रहे थे, इम्पोज किए जा रहे थे इंडियंस के ऊपर, ठीक है। और जब ये 1942 में जब ये क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च किया, तो ये एक ऐसा, हम इसको मास मूवमेंट कह सकते हैं, जिसपे लाखों लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और इस मूवमेंट से अब ब्रिटिशर्स को लगने लग गया था कि अब उनके ज्यादा दिनों तक यहाँ पर दाना पानी नहीं लिखा है, बैक टू पवेलियन होना पड़ेगा और इंडियंस को उनकी पावर हैंड ओवर करनी पड़ेगी। हालांकि थोड़ा सा टाइम और लगा, ठीक है, 5 साल और लगे उसको, लेकिन जो है ये मास मूवमेंट जब चला था, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट चला था, तो इस क्विट इंडिया मूवमेंट पे जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, खास करके पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था, है ना। अरेस्ट करने के बाद उनको जेल में डाल दिया गया था, मतलब अरेस्ट करके और जेल में डाल दिया गया था। तो जो जेल में थे उस टाइम में, तो ऐसा नहीं था कि उनके जेल में बंद होने से वो जो क्विट इंडिया मूवमेंट का जो ये चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था या ये मूवमेंट चल रहा था, तो ये बंद हो गया था, नहीं। दूसरे जो यंगस्टर्स थे उस टाइम में, यंग लीडर्स थे, तो उन्होंने इसको जारी रखा और एक बहुत तरह से उनको प्रताड़ित किया गया, बहुत तरह से उनको एक्सप्लॉइट किया गया। सप्रेस करने में उनको कई बार ऐसा भी होता था कि बहुत ज़्यादा घायल भी होना पड़ जाता था, है ना। तो उनके लाठी डंडों से कभी गोली का शिकार भी हो जाया करते थे, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था। तो ऐसा नहीं था कि क्विट इंडिया मूवमेंट में सब कुछ ठीक ठाक चला था, सब कुछ इंडियंस के अकॉर्डिंग चला था, नहीं। ब्रिटिशर्स ने उस पर सप्रेस करने की पूरी यहाँ कोशिश करी थी। और बाद में जब वो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तो यहाँ पर कुछ पावर जो है अब इंडियंस को भी देना उन्होंने राजी कर लिया था। और 1947 में क्या हुआ था, 1947 में एक तरीके से आप कह सकते हो कि इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है,
जब ये मूवमेंट चल रहा था तो इधर से जोर शोर से जब ये मूवमेंट चल रहा था तो लोग अपनी अपनी डिमांड को लेकर जा रहे थे। तो मुस्लिम लीग ने जाते जाते, मतलब मुस्लिम लीग की डिमांड ये भी थी कि तुम तो जाओगे तो सही, जा तो रहे हो, साथ साथ में हमारा भी भला कर जाओ, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान को दो अलग अलग कंट्री बना करके और एक तरीके से कि ये लॉ पास कर दो, कि मतलब लॉ इन द सेंस कि एक तरह से अथॉरिटी दे दो कि दोनों कंट्री अब अलग अलग बनेगी, है ना। तो इस तरीके से इसी से ही थोड़ा सा हो गया था कि 1940 में जब पाकिस्तान के अलग होने की डिमांड की गई थी, है ना, और 47 तक आते आते, सिर्फ 7 ईयर्स तक आते आते सिचुएशन ऑपोजिट हो गई थी कि जो हिंदू मुस्लिम यहाँ तक 40 तक हिंदू मुस्लिम यूनाइट होकर काम कर रहे थे, लेकिन 7 साल के अंदर अंदर ऐसी क्या चीज हो गई कि बिल्कुल इंडिया और पाकिस्तान जो है वो दो अलग कंट्री बन गई, हिंदू मुस्लिम दोनों अलग अलग हो गए। तो ये भी जो है हम क्विट इंडिया मूवमेंट के पार्ट में लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया सारी चीजें। ठीक है, चलते हैं आगे। राइट, अब ये क्या है आपका पूरा का पूरा ये पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ अब हम क्या करेंगे, पैराग्राफ को अच्छी तरीके से पढ़ करके हम इसके आंसर देंगे। तो पैराग्राफ को पढ़ करके आपको अब तक खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली, तो इस तरीके से पैराग्राफ को पढ़ना है और पैराग्राफ को पढ़ करके इसका आंसर देना है। ये बहुत बहुत ज्यादा इजी है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अर्नेस्ट मैके कौन थे, ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर देखना। ठीक है, अर्नेस्ट मैके कौन थे, नालियों के विषय में अर्नेस्ट मैके लिखते हैं कि निश्चित। तो यहाँ देखो, नालियों के विषय में अर्नेस्ट मैके लिखते हैं, ये कौन थे, आर्कियोलॉजिस्ट ही तो थे। तो इनके पढ़ने पर आपको पता चल जाएगा, पैराग्राफ को पढ़ने पर वो क्या थे, वो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे बच्चे। ठीक है, अर्नेस्ट मैके, अर्ली इंडियन सिविलाइजेशन 1948। तो इसका आंसर यहाँ पे मिल गया। ये बहुत इजी है। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या करोगे, दूसरे क्वेश्चन का, ये गरीब किसान है, ये इसका टाइटल है, इसको पढ़ करके, और ये भी बहुत इजीली आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो आंसर इसको कर देना। ये इंग्लिश में है, जिसको इंग्लिश में समझ में आया इंग्लिश में कर देना, हिंदी में समझ में आया हिंदी में कर देना। ठीक है, इस तरीके से 3 पैराग्राफ आपको तो ये चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, मुझे पूरा पता है, क्योंकि इसके आंसर्स बच्चों को मिल जाएंगे पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, ये मैप का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्या करना है, धोलावीरा, विकसित हड़प्पा पुरातत्व और मगध महाजनपद, दिल्ली करना है मुगलों की राजधानी, या फिर आपको करना है विजयनगर ये साम्राज्य। ठीक है, इसी तरीके से आपको एक और क्वेश्चन दिया होगा, तो इसमें ए और बी मार्क करके दिया होगा, तो आपको बताना है उसका करेक्ट आंसर। ये जो है दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है, स्टूडेंट के लिए, ये आपको नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपको दिया हुआ है मैप दिया हुआ है, तो इस मैप के अनुसार क्या कर लेंगे इसमें। ठीक है, तो मैप ए में, मैप बी में, हाँ खत्म, हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मैप के क्वेश्चंस को देख करके ध्यान से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, धोलावीरा। ठीक है, हड़प्पा, धोलावीरा कहाँ पर है, गुजरात में, तो इसको गुजरात में लोकेट कर देना है। ठीक है, धोलावीरा को कहाँ, गुजरात के अंदर लोकेट कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा अगर आगे पीछे हो जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो धोलावीरा को कहाँ करेंगे आप, गुजरात में लोकेट कर देंगे। ठीक है, गुजरात में है तो धोलावीरा यहाँ कर देंगे। ठीक है, धोलावीरा। उसके बाद आपको बताया है कि दिल्ली। ठीक है, दिल्ली भी तो बताया गया है ना, तो दिल्ली कहाँ पर है, ये दिल्ली, मुगलों की राजधानी क्या हो गई, दिल्ली हो गई। ठीक है, उसके बाद मगध बताया गया है, तो मगध प्रेजेंट है क्या, बिहार। ठीक है, ये आपका यूपी हो गया, ये क्या हो गया, बिहार, तो यहाँ पर क्या है, मगध है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मगध। ठीक है, ये हो गया आपका बिहार। ठीक है, मगध बिहार हो गया। ये धोलावीरा कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है। ठीक है, दिल्ली आपको पता ही है। इसके अलावा और क्या करना है, इसके अलावा आपको बताना है ए और बी में। ठीक है, ए और बी में क्या पूछा गया है देख लेते हैं। ठीक है, ए और बी में क्या पूछा गया है, ए और बी में पूछा गया है कि ऑन द सेम आउटलाइन ऑफ मैप ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई एंड राइट देयर करेक्ट नेम ऑफ द लाइंस ड्रॉन। तो ये जो ए और बी करके इंडिकेट किया हुआ है ना बच्चे, आपको ये बताना है कौन सी जगह पर है। ठीक है, ये क्या है, यूपी है ना, ये क्या है, यूपी है। तो हो सकता है 1857 के रिवोल्ट को पूछा, बस आपको स्टेट का नाम बताना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका यूपी। ठीक है, ये क्या हो गया आपका यूपी, राइट। और ये क्या है, अमृतसर, जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड वहां पर हुआ था, ये क्या है आपका वो। ठीक है, तो ये आपको बताना है, ये क्या है, पंजाब। ठीक है, ये क्या है, पंजाब है, और यहाँ पर क्या हुआ था, जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। तो इस तरीके से आप क्या कर दोगे यहाँ पर। ठीक है, पूरी तरीके से सारी चीजें मैंने करवा दी हैं। ठीक है, सारी चीजें करवा दी हैं, और आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। देखो बच्चे, ये तो आपका बोर्ड एग्जाम है, तो बोर्ड एग्जाम में जैसे ही आप बोर्ड एग्जाम आप बहुत इजीली दे दोगे, मुझे पता है, डोमेन की आपकी अच्छी से तैयारी हो जाएगी। लेकिन इसके बाद क्या करोगे, जीटी इंग्लिश आप प्रिपेयर करोगे। इंग्लिश तो आप बिल्कुल ही आप
अलग लेवल का लेकर चलो, क्योंकि CUT एग्जाम में बहुत अलग अलग लेवल की इंग्लिश जो लैंग्वेज होती है वो उसमें बहुत अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी रहा आपका GT वाला पोर्शन जिसमें रीजनिंग, क्वांट और करंट अफेयर्स होगी, तो वो कहाँ से करोगे? तो उसके लिए अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए आप हमारे साथ आ सकते हैं। कहाँ पर आप आ सकते हैं हमारे साथ? यहाँ पर, कहाँ? अड्डा 24/7 के इस महापैक पर, ठीक है। CUET आपको क्या करना है? अड्डा 24/7 टाइप करना है, फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आपने ऑल कोर्सेज पर क्लिक किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पर आएगा ये आएगा आपका अंडरग्रेड एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। तो जैसे आपने अंडरग्रेड एंट्रेंस एग्जाम किया, यहाँ पर आपको करना है आर्ट्स पे क्लिक करना है। तो बच्चे ये देखो, ये आपका श्रेष्ठा 2.0 है, ये आपका महापैक है। महापैक जो है वो सभी बच्चों के लिए, ये जो सिंगल बैच होते हैं तो सभी बच्चों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। मतलब कि आपको एक बार इसमें इन्वेस्ट करना है, ठीक है। बाकी जितने भी सारे बैचेस होंगे तो वो सारे बैचेस का एक्सेस आपको मिल जाएगा, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे बैचेस मिलेंगे। तो ये तो क्या हो गया आपका सोने पे सुहागा होगा कि आपने बस एक बार इन्वेस्ट किया। तो इन्वेस्ट क्या 90919, तो इस पे क्या करना है? आपको क्लिक करना है। तो जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, ठीक है। बच्चे आप ये सोचो कि अगर आप बाहर से कहीं से अगर आप स्टडी मटेरियल भी खरीद रहे हैं या बाहर से आप ट्यूशन कोचिंग भी वगैरह ले रहे हैं, ठीक है, उसके लिए आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी ले रहे हैं, सभी कुछ आपको कहीं ना कहीं तो आपको पे करना पड़ेगा ना। तो इसमें आपको क्या करना है? पे करने के बाद में आप में जितने भी CUT के एग्जाम तक जितने भी बैचेस होंगे वो सारे बैचेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। इसको परचेज करने के लिए क्या करना है? यहाँ पर कूपन कोड यूज करना है, क्या? Y489। क्या कूपन कोड यूज करना है बच्चे? Y489 कूपन कोड यूज करोगे और मैक्सिमम इस पर डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आपको क्या करना है? इस पर Y489 ओपन किया यहाँ पर, ठीक है। Y489 ओपन कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब ये देखो, अब ये कितने का रह गया? 8799 का कोर्स रह गया है। अगर आप चाहते हो हिस्ट्री में 200 आउट ऑफ 200 लाने का सपना अगर आपका है, ड्रीम यूनिवर्सिटी में, आपकी जो भी ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसमें जाने का सपना अगर आप लेकर बैठे हुए, तो वो सपना ऐसे पूरा नहीं होगा बच्चे कि आपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करी, दैट्स इट, और मैं CUT का एग्जाम देने चला जाऊंगा। ऐसा नहीं है बच्चे। CUT एग्जाम में लैंग्वेज से बहुत अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। GT इंग्लिश जो कि आपने अभी तक पढ़ी नहीं, क्वांट के क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर सकते हो जल्दी, रीजनिंग के क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर सकते हो, पिछले करंट अफेयर्स आप नहीं पढ़ रहे हो, बताओ कहां से आप लोग क्या करोगे? CUT में अच्छा स्कोर करोगे? इस बार तो 25 लाख स्टूडेंट इसमें रजिस्टर करने वाले हैं ना, मोटा सा आइडिया दे रही हूं। तो अपने आप को 25 लाख में से कैसे आगे निकालोगे? एक तरीका है, आप हमारे साथ आकर के और बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए। इस महापैक में एक बार नहीं, आपका 2 बार नहीं, बल्कि आपका 10 बार सिलेबस करवाया जाएगा, कंप्लीट करवाया जाएगा। सिलेबस की बार बार रिवीजन होगी, प्रैक्टिस सेट भी आपको दिए जाएंगे, ऑल इंडिया लेवल पर मॉक टेस्ट भी यहाँ पर करवाया जाता है। तो ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट ओनली इन दिस महापैक, ठीक है। जल्दी से आइए और हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन को आज ही से बूस्ट कर दीजिए। मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हो Y489। अभी इस पर डिस्काउंट चल रहा है, पूरे 20% का फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है। तो जल्दी से जाइए, इसको अवेल कीजिए, इस गोल्डन चांस को बच्चे मिस मत कीजिए और अपने साथ अपने पेरेंट्स का सपना पूरा कीजिए। मैं तो यही कहूंगी कि ये मत देखो कि ये इन्वेस्ट जो है वो आप गलत जगह पर कर रहे हो, बल्कि सही जगह पर कर रहे हो और अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी और के ऊपर नहीं कर रहे हो। एक जरा सी छोटी सी गलती आपको 6 नंबर पीछे भी कर सकती है, फिर कहाँ जाओगे? बाद में बोलना कि मैडम हमारे तो इतने मार्क्स से रह गया और हमें अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी नहीं मिली। आपके साथ अपने पेरेंट्स का सपना भी तुम लोग ब्रेक करोगे। मत लो रिस्क, ठीक है। तो ये रिस्क जो है, अभी 2-3 महीने आप पढ़ाई कर लो, फिर देखना आपकी क्या लाइफ होती है ना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर बच्चे, बाय बाय।